हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज आमिर हसन एंड यू आर वाचिंग इम्पल्स आईटी जेई चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 10 का शुरुआत हो चुका है। हम लोग ने क्लास 10 का बैच स्टार्ट कर दिया है और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्लासेस कर रहे हैं और जो भी नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स से रिलेटेड सभी कुछ डिटेल्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पीडीएफ नोट्स है, तो वहाँ से जो बच्चा नोट्स कलेक्ट करना चाहता है वहाँ से नोट कलेक्ट कर सकता है। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्लास 10 का कोर्स है वो किस हिसाब से है, कैसे है, नहीं है, इस बारे में क्लास के बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ जो भी बच्चा हमारे साथ अभी जुड़ रहा है स्टार्टिंग में वो पहले अपना टाइम किल ना करे। हो सकता है बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको भी स्टार्टिंग वीडियो देखना है वो टाइम किल फील करेगा, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलते हैं। मैं खास करके स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलता हूँ, तो कोर्स से जो भी रिलेटेड टर्म्स है, डिटेल्स है, वो मैं लास्ट में लेक्चर के बाद डिस्कस करता हूँ। तो प्लीज अगर लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपके पास अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उन सभी चीज को सुन लेना ताकि आपको कोर्स को ज्वाइन करने में आसानी हो। ठीक है, फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखिए, पहला लेक्चर हो चुका है फोर्स का, पहला लेक्चर के बाद आज बारी दूसरा लेक्चर का। फिर भी आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले छोटा सा डिस्कस कर लेंगे एक बार पिछले टॉपिक में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ फोर्स और मैंने बताया था फोर्स दो तरह का होता है, एक पुल और क्या होता है, एक पुश। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे और साथ में हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ फोर्स में फोर्स दो तरह का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बारे में डिस्कस में बात हो चुका है। तो जो बच्चा आज पहली बार क्लास कर रहा है उससे यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आज का लेक्चर करने से पहले आप लेक्चर 1 कर लो, उसके बाद आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था कि जो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है दो तरह का होता है, कई तरह का होता है। एक नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स ऑन बुक मैंने दिखाया था। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में होता है, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग में होता है और साथ में नॉर्मल फोर्स का मैंने एक्सप्रेशन दिखाया। फिर नॉर्मल फोर्स का मैंने एक्सप्रेशन दिखाने के बाद मैंने टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन दिखाया, कैसे इसका इक्वेशन लिखेंगे मैंने दिखाया। और ये सब कंप्लीट करने के बाद मैंने बताया था कि अगर टेंशन ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, लेस देन हो तो क्या होगा। ये केस लेस देन का केस था और ये केस ग्रेटर देन का केस था। और आज बारी है कि मैं इसके बाद आगे बात करूं। ठीक है, तो एक बार वापस इस पॉइंट पे आते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स वो कितने तरह का होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कौन कौन सा होता है। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बता दिया, सब कुछ ड्राइव भी कर दिया। टेंशन फोर्स, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया और ड्राइव भी कर दिया। बाकी रह गया था हम लोगों का दो फोर्स, एक कोलिजन फोर्स और दूसरा क्या था, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग में मैंने डिस्कस कर दिया है ना। हालांकि स्प्रिंग के बारे में डिटेल में देखेंगे अभी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज कोलिजन फोर्स स्टार्ट करने से पहले डिटेल में स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स मैंने बताया था आप लोगों को स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। आप जब भी स्प्रिंग को पुश और पुल करोगे तो अगर आप स्प्रिंग को पुश करते हो तो स्प्रिंग आपको पुश करेगा, अगर आप स्प्रिंग को पुल करते हो तो स्प्रिंग आपको पुल करेगा। और ये स्प्रिंग का फोर्स फील करने के लिए आपको इसके साथ कांटेक्ट में होना पड़ेगा। आप बिना कांटेक्ट के फोर्स को फील नहीं कर सकते हो, इसलिए स्प्रिंग का फोर्स कैसा फोर्स है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब बात आता है स्प्रिंग कांटेक्ट फोर्स के वैल्यू का कि सर इसका कांटेक्ट फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस फोर्स का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले इन सभी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज ये एक सेलिंग है और जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि स्प्रिंग आपके सामने दिख रहा है और इसके साथ आपने क्या किया, एक स्प्रिंग को ऐड कर दिया। ये रहा स्प्रिंग जो आप देख रहे हो, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है। ठीक है, हर एक स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ होता है। नेचुरल लेंथ होता है मतलब क्या हो गया कि अभी वो ना ही उसमें एक्सपेंशन है ना ही इसमें कंप्रेशन है, इसका ये नेचुरल लेंथ है। मैं मान लेता हूँ इस नेचुरल लेंथ का वैल्यू, मैं मान लेता हूँ इस नेचुरल लेंथ का वैल्यू, ओके, क्या मान लूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसका वैल्यू जो है वो L0 है। कितना है, L0 है। अभी आप बात करोगे स्प्रिंग में होने वाले फोर्स का, तो आप क्या देखोगे, स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है। अभी ये स्प्रिंग ना ही पुश कर रहा है किसी को और ना ही पुल कर रहा है। ये स्प्रिंग फोर्स इज अ टाइप ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, मैं क्लास 10 के बैच को पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है क्लास 10 का बच्चा का जो माइंड सेटअप होता है वो कैसा होता है। माइंड सेटअप बच्चा कुछ भी हो, मेरे हिसाब से मैं बच्चों का माइंड सेटअप खुद सेट करता हूँ कि आपको कैसा माइंड सेटअप करना चाहिए। क्लास 10 के बच्चों को मैं देखता हूँ जब बच्चा क्लास में पढ़ता है तो सब कुछ लर्न करता है, बहुत कुछ, वो ऐसा बहुत सारे चैप्टर है जो क्लास 10 में है और वापस अगेन 11 में भी है, वो 12 में भी है, फिर भी उन्हीं सब चीज़ को 12 में पढ़ता है, 12 में पढ़ता है और बोलता है सर बहुत टफ है। रीज़न क्या है, आप 10 में भी पढ़े थे लेकिन आप डिटेल में नहीं पढ़े थे, अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो उतना डिटेल में तो नहीं जाना है जितना 11-12 में, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करना है कि जो टॉपिक है उसको अच्छे से कंप्लीट तरीके से पढ़ना है, उस बोर्ड के हिसाब से भी, उस क्लास के हिसाब से भी। और साथ ही साथ जो बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे क्लास 10 से ही IIT JEE और नीट का तैयारी करना है, उसके लिए मेरा लेक्चर बहुत अच्छा होगा। मैं अपने टारगेट स्टूडेंट पे काम करता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझे पूरे इंडिया पे, पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे काम करना है। ठीक है, मेरा अपने टारगेट स्टूडेंट होता है। टारगेट स्टूडेंट कौन होता है मेरा टारगेट स्टूडेंट वो होता है जिसके दिमाग में
कोर्स से रिलेटेड कुछ टारगेट हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा जो चाहता है कि मैं क्लास 9 10 से डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ूँ, मतलब कि नीट या मेन या एडवांस के लिए पढ़ूँ, तो ऐसे बच्चों को मैं टारगेट करता हूँ। दूसरा एक बच्चा और टारगेट में होता है जो चाहता है कि बोर्ड्स में मैं अच्छा स्कोर करूँ, 100 में 100 करूँ, 100 में 99 करूँ, उनके लिए भी मैं टारगेट करता हूँ। तो याद रखना, कभी भी आपको अगर अपना लेवल आसान बनाना है तो आपको अपने लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि आप एक्जैक्टली सेम लेवल पे काम करोगे तो आप उतने स्ट्रांग उससे नहीं, आप लेवल, आप स्कोर उसको बराबर कर सकते हो, ठीक, आप ट्राई कर सकते हो। उसको आपको हटाना है तो आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ाता हूँ, समझ लीजिएगा, आप उसको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्लास 10 के बच्चे के लिए क्लास 10 में मार्क्स लाना बिल्कुल ही ऐसे चुटकी का माल रहेगा, मतलब हाथ का बात रहेगा, नॉर्मल सा बात रहेगा। और जो बच्चा आईटीजी में एडवांस करना चाहता है 10 से ही, उसके लिए बहुत अच्छा लेक्चर होगा। आप इसको समझना, ये मत सोचना कि सर आपने 10 में तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ डिटेल में नहीं आपने क्यों बता दिया। मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा बात ही तो करना है, थोड़ा सा बात तो करना है, सीखने ही तो है, पढ़ने तो है। तो अगर आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा समझ के नहीं पढ़ रहा है उसको उल्टा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी खराब होगा, कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, लाइफ में सक्सेस भी नहीं कर पाएगा। और अगर अभी आप अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको बाद में कम टाइम देना होगा, आप उसी कम टाइम में अपना ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट भी कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे, एग्जाम में अच्छे से अपने आप लिख भी सकते हो। कुछ अगर क्वेश्चन नया टाइप से क्वेश्चन आप उसको सोच के, समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके, एनालिसिस करके खुद से बना कर लिख सकते हो। ये कब होगा? जब आप बहुत कुछ, आप जब आपके अंदर एक स्किल बन जाएगा, आपका एक स्किल डेवलपमेंट होगा, है ना। तो आपको अगर माहिर बनना है सब्जेक्ट में तो आपको समझना होगा उसको अच्छे से। देखिए, ये मेरे सामने एक टी शर्ट है जिसको पहन के मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने। देखिए, ये पुल किया मैंने, ये बाहर से जो फोर्स लगाया जा रहा है इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, डिस्टर्ब करने वाला फोर्स, किसी को चेंज करने वाला फोर्स। ये हाथ से जो फोर्स लग रहा है वो मेरे टी शर्ट के शेप को चेंज करना चाह रहा है, भाई चल बाहर चल। जैसे मैंने छोड़ा, ये वापस चला गया। अरे ये कैसे वापस चला गया? क्योंकि इस टी शर्ट के अंदर एक अंदर से फोर्स पैदा हो गया जो कोशिश कर रहा है मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे वापस अपनी जगह पे आना है। तो जो अपनी जगह पे आना है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक इसी तरह से स्प्रिंग का भी होता है, स्प्रिंग के अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग क्या करता है, देखो जब आप स्प्रिंग को डिस्टर्ब करोगे, देखो ये आपने एक वेट लटका दिया, जैसे अभी नेचुरल लेंथ है, तो अभी क्या किया मैंने, इसके साथ एक ब्लॉक लटका दिया, ठीक है, एक ब्लॉक मैंने हैंग कर दिया। सपोज ये एक ब्लॉक है, मैंने इसको हैंग किया, तो इस ब्लॉक का एक वजन होगा, अपना वेट होगा, वेट नीचे होगा। अब इस वेट के इफेक्ट से क्या होगा, स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा। जैसे ही किसी भी बॉडी को आप डिस्टर्ब करोगे उसका लेंथ चेंज होना चाहिए, चेंज मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। इससे मतलब नहीं है कि इंक्रीज ही होना है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो अब जब ये लेंथ जब आप इसको छोड़ोगे, ब्लॉक हैंग कर दोगे, ब्लॉक हैंग करके छोड़ दोगे, तो स्प्रिंग जो है तो इलॉन्गेट हो जाएगा। सपोज इलॉन्गेट हो गया, ठीक, इलॉन्गेशन हो गया स्प्रिंग में, क्यों? ड्यू टू वेट। अब ये स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया, लेंथ में इलॉन्गेशन हो गया, तब स्प्रिंग क्या चाहेगा, अरे मुझे छोड़ो, मुझे अपनी जगह पे जाना है। तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इसी फोर्स का नाम है स्प्रिंग फोर्स। और ये फोर्स स्प्रिंग को वापस अपनी जगह पे लाना चाहता है, इसलिए आप इस फोर्स को क्या बोल सकते हो, आप इस फोर्स को बोल सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल सकते हो? रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इज अ टाइप ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, हो गया, काम खत्म। कितना टफ है, कितना टाइम लगा, कितना ब्रेन लगा, कितना एनर्जी लगा, कुछ तो नहीं लगा, सिंपल सा बात है, आप प्रैक्टिकली फील करते हो इस चीज को। अब क्या है, लेकिन आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट केस में आपने कुछ ऐसा किया, आपने उसको इलॉन्गेट करने की जगह आपने उसको कंप्रेस कर दिया। सपोज आपने उसको हाथ से ऐसे प्रेस कर दिया, ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे, ऐसे। देखो स्प्रिंग जब छोटा हो गया, तो आप देखो बाउंड्री, देखो बाउंड्री से समझो आप। पहले मैं लाइट कलर से दिखा रहा हूं, पहले ये बाउंड्री लेवल था, ये मैं लाइट कलर से दिखा रहा हूं। तो बाउंड्री लेवल से कितना नीचे उतर गया, ये लेंथ इतना, ये इतना नीचे उतर गया, तो इतना क्या हुआ, इलॉन्गेशन ही लेंथ, ये इलॉन्गेशन हो गया। सपोज मैं मान लेता हूँ एक्स इलॉन्गेशन हो गया। अब पहले इतना था, देखो ये लेवल इतना था, आपने पुश कर दिया, कितना पुश कर दिया, सपोज आपने एक्स पुश कर दिया, तो एक्स क्या कर दिया, कंप्रेशन कर दिया। तो नेचुरल लेंथ से आपने एक्स इलॉन्गेशन दिखाया, नेचुरल लेंथ से आपने एक्स कंप्रेशन दिखाया। अब आप जब कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग बोलेगा भाई तू जा, मुझे अपनी जगह पर जाने दे। तो फिर से फर्दर स्प्रिंग में एक फोर्स आ जाएगा, फोर्स वो चाहे कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए। स्प्रिंग फोर्स को आप क्या कहेंगे, क्योंकि अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहते हैं इस फोर्स के हेल्प से, इसलिए इसका नाम होगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये तभी होता है जब इसका लेंथ चेंज होता है। अगर ये एक्स चेंज नहीं होता, वो ऐसा रहता तो फोर्स होता। इसका मतलब क्या हो गया कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है एफ, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि चेंज इन लेंथ। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है चेंज इन लेंथ, ठीक है।
चेंज इन लेंथ। अगर x 0 तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। हम जब भी किसी प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आया k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पर है कांस्टेंट, k यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, k यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। ओके ओके, तो फाइंड हो गया फाइनली, क्या फाइंड हुआ, फाइंड हो गया स्प्रिंग फोर्स। और यही स्प्रिंग फोर्स अभी क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को अप्स एंड डाउन करवा रहा था, है ना। स्प्रिंग फोर्स को क्या कर रहा था, जब नीचे जा रहा है तो ऊपर पुल कर रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो नीचे पुश कर रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है। और स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, के कांस्टेंट और एक्स इलोंगेशन। अगर इफ अगर मान लो आप, अगर ऐसा बोलता हूं मैं, इफ x इज इक्वल टू 0, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो x 0 पुट करो, फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 0। ये कब होता है, नेचुरल लेंथ पे। ये कब होता है, जब स्प्रिंग कब होता है, अपने किस कंडीशन में होता है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ वाले कंडीशन में होता है। ये क्या होता है, नेचुरल लेंथ। ओके, ये हुआ आपका स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन। तो आप अगर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हो तो इसमें क्या पढ़ना है, बुक में लिखा है, क्या पढ़ेंगे उसमें आप तो जानते ही स्प्रिंग फोर्स होता है। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़े, अब आप कुछ क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो, आप अपना दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तब तो दिमाग लगाओगे ना। तो पहला बात तो अपने दिमाग से भ्रम हटा दो कि फिजिक्स टफ होता है। दूसरा बात अपने दिमाग से भ्रम हटा दो, एक अफवाह है, ये हटा दो, एक मैथ है क्या कि कंपटीशन टफ होता है। आप कंपटीशन को 9-10 से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो आप जब 9-10 में रहोगे तो आप 11 कट कंसेप्ट को समझ रहे हो, जब 11-12 में रहो तो आप एडवांस और मेन के कंसेप्ट को समझ रहे हो, और जब आप मेन और एडवांस कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके होगे तो आपके लिए मेन और एडवांस क्या होगा, आसान होगा। फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है इंडिया में टॉप लेवल पर रैंक पे लाना। ठीक है, तो इंडिया में अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, अच्छा रैंक लाना चाहते हो, टॉप रैंकर बनना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग से अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए फटाफट अगर बच्चा लोग आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव होगा जो स्टार्टिंग से कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ओके, स्प्रिंग फोर्स कंप्लीट करने के बाद अब बारी क्या चीज का, अब बारी है कोलिजन फोर्स। मैंने बताया था कि मैंने 3 फोर्स को डिस्कस किया था, नॉर्मल फोर्स को डिटेल में बता दिया मैंने, और मैंने टेंशन फोर्स को डिटेल में बता दिया, और साथ में अभी लास्ट स्प्रिंग फोर्स को। मैं दो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने बात नहीं किया, 2 कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात नहीं किया था। मैंने बोला था कोलिजन फोर्स और एक फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। मैं इसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाला हूं। ओके, तो आइए, अगला कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, अगला कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा कौन सा, कोलिजन फोर्स। ये कैसा फोर्स है, बहुत सिंपल सा बात है। सपोज के लिए 2 लोग आपस में सामने की तरफ आ रहे, टकरा गए, आप लोग रास्ते में जाते हो, टकरा जाते हो। तो जब आप टकरा जाते हो तो मैं आपको समझाता हूं, सपोज ये देखो, ये इसके तरफ मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये से टकरा गया, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा था। अगर ये बंदा जाके से टकरा जा रहा है, उसके पीछे होने के बाद भी टकरा जा रहा है, मतलब कि पीछे वाला आदमी तेजी से चल रहा है, आप स्लो चल रहे, तो आपके आगे वाला इंसान अगर मान लीजिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, आराम से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, पीछे वाला एकदम तेजी से आ रहा है, तो टकरा जाएगा ना। तो जब टकराएगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर मारेगा एक धक्का, एक्शन ड्यू टू कोलिजन हुआ एक्शन, धक्का। जैसे ही हमारा एक्शन, तो इसको लगेगा, इस पीछे चोट लग गया मेरे मुंह में, तो ये बोलेगा तुम्हारा खुद ही गलती, तुम खुद ही तेजी से आ रहे थे, क्योंकि इसके बॉडी से इसको पीछे क्या लगेगा, इसके बॉडी से इसको पीछे में लगेगा रिएक्शन। क्या लगेगा, रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स इनके बीच एक्ट कर रहा है, वो क्यों एक्ट कर रहा है, ड्यू टू कोलिजन। इसीलिए इस तरह के फोर्स का नाम क्या है, फोर्स ड्यू टू कोलिजन, है ना। इस फोर्स का नाम, इस एक्शन रिएक्शन फोर्स का नाम क्या है, कोलिजन। चूंकि ये फोर्स जो है एक्ट हो रहा है, देखिए सपोज अगर मैं नाम दे दूं इसको, ठीक है, मैं नाम दे दूं, इसका नाम मैं देता हूं ए और इसका नाम मैं देता हूं मैं बी, तो इस पे फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स ऑन बी किसकी वजह से, ए की वजह से, ड्यू टू ए, जो यहां लिखा है ना, फोर्स ऑन बी। इफ बी ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब जब इसने इसको धक्का मारा तो इसको भी करेक्शन धक्का मिला, तो ये फोर्स किस पे लगा, ये फोर्स लगा किस पे, ए पे, किसकी वजह से, बी की वजह से, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो जो पहले है वो ऑन है, जो बाद में है वो ड्यू टू है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो पहले है वो ऑन है, जो बाद में है वो ड्यू टू है, उसकी वजह से है। क्लियर है। तो इस तरह का फोर्स जो दो बॉडी के कॉन्टैक्ट के बीच में है, ड्यू टू कोलिजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फोर्स। और कोलिजन फोर्स के होने के लिए कोलिजन होना जरूरी, धक्का लगना जरूरी, कॉन्टैक्ट आना जरूरी, टच आना जरूरी, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कोलिजन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। हालांकि कोलिजन के बारे में जो डिटेल स्टडी होगा वो क्लास 11 में होगा, लेकिन क्लास 10 के कंसेप्ट में आप इतना पढ़ते हो तो काफी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है कोलिजन का, और काफी अच्छा मजेदार भी है, टफ नहीं है, मजेदार। मैं कभी किसी चैप्टर को टफ नहीं बोलूंगा, टफ अगर बोल भी रहा हूं तो वो बच्चों के रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं, अपने रिस्पेक्ट से नहीं, ठीक है। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि बच्चा का भी जो नजरिया हो यही हो कि फिजिक्स इजी होता है, आसान होता है, क्योंकि मैं आसान बनाने के लिए आया हूं। और फिजिक्स तभी आसान होगा जब मेरे डिस्कस करने का, मेरे सब कुछ बताने का, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, स्मार्ट होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक टीचर के पास स्मार्ट बोर्ड हो या ना हो,
आपका टीचर स्मार्ट होना चाहिए। टीचर स्मार्ट आपका हेयर स्टाइल में नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी से नहीं होना चाहिए। टीचर का स्मार्ट उसका ब्रेन होना चाहिए, उसके डिस्कस करने का तरीका होना चाहिए, उसका टीचिंग स्टाइल होना चाहिए, टीचिंग स्किल होना चाहिए, ये सब स्मार्ट होना चाहिए। आइए तो अपने स्मार्ट क्लासेस के साथ में अपने स्मार्ट कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ। अगला टॉपिक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स हर एक बच्चा जानता है, हर एक बच्चा देखा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? आपने देखा है जब एक ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड पे, सपोज ये ग्राउंड है, आप इसको इस पर रख दो, ठीक है, और रख कर इसको मूव करा दो। मूव कराने के बाद वो बॉल या ऑब्जेक्ट जो भी है कुछ देर के बाद जाकर रुक जाएगा। क्यों रुक गया? क्योंकि न्यूटन्स के हिसाब से, या फिर आप जानते हो नॉर्मली, मैंने बताया था लास्ट क्लास में फोर्स डिस्कस करते वक्त, आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और मोशन से भी रेस्ट में लाना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। आप फोर्स लगा दो, रेस्ट में आ जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और कुछ देर के बाद वो रेस्ट में आ गया, इसका मतलब जरूर इसके पास कोई फोर्स लगा। आप एक गेंद फेंक कर देखो ग्राउंड पे, कुछ देर बाद जाके वो धीरे धीरे रुक जाता है। कौन रुका? आपने नहीं रोका, बैट्समैन नहीं रोका। अगर आप खेल रहे हो क्रिकेट, बैट्समैन नहीं रोक पाया, क्रिकेटर नहीं रोक पाया, फील्डर नहीं रोक पाया, बॉलर नहीं रोक पाया, कीपर नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। बॉल खुद ब खुद धीरे धीरे जाते जाते रुक गया। तो रूल तो यही है ना, बिना फोर्स लगाए मोशन से रेस्ट में आ नहीं सकता है। तो अब अगर बॉल मोशन में था तो रेस्ट में कैसे आया? तो बॉल रेस्ट में आया, कैसे आया? ड्यू टू फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्राउंड और बॉल के बीच में कांटेक्ट है, और उस कांटेक्ट के थ्रू एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, और वो कांटेक्ट जो ग्राउंड का कांटेक्ट है बॉल के ऊपर, जो ग्राउंड का कांटेक्ट है बॉल के ऊपर, वो उसके ऊपर जो एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, वो जरूर इस वेलोसिटी के अपोजिट लगाता होगा, तभी तो बॉल रुक गया ना। क्योंकि अगर अलोंग लगाएंगे तो एक्सेलरेट कर जाएगा ना। किसी बॉडी इधर मूव कर रहा है, फोर्स इधर ही लगाओ, तो उसका धक्का लगा मार दो, उधर ही जा रहा था, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था, आपने उसको धक्का मार दिया तो उसका तो और वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना। वो रिटार्डेशन थोड़ी ना होगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज थोड़ी ना होगा। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो बॉडी के मोशन के अपोजिट में आता है, और चूंकि ये फोर्स बॉडी के मोशन में अपोजिट में आता है, उसको रोकने के लिए आता है, थ्रू कॉन्टैक्ट आता है। इसी फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। इसकी फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब सवाल आता है, सर जब वेलोसिटी इधर था तो फ्रिक्शन इधर था, लेकिन जब इधर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा? अरे भाई वही बात है, जब तुम फोर्स लगाओगे तो बॉडी आगे जाएगा, तभी फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन अपोज करेगा। क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? मैं अगर यहाँ पे लिखूँ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा अपने कंसेप्ट के हिसाब से कुछ लिखूँ तो मैं क्या लिखना पसंद करूँगा? फ्रिक्शन जो है आपका नेचुरल रेजिस्टिव फोर्स है। नेचुरल रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। ओके, मतलब ये हमेशा बॉडी को रेजिस्ट करना चाहेगा। और ये कैसे लगता है? डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन तो देखना, आपके कॉन्टैक्ट, आपके तो बुक्स में ये लिखा हुआ है कि बॉडी राइट जाएगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट होगा, बॉडी का फ्रिक्शन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगा। ठीक है, आप सिंपल लिखो मोशन के अपोजिट होगा। क्या होगा? मोशन के अपोजिट। मैंने रिलेटिव वर्ड भी नहीं लगाया क्योंकि रिलेटिव वर्ड अभी आप समझ नहीं पाओगे। एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, लेकिन क्लास 10 का बच्चा इस बात को भी नहीं समझ पाएगा। मैं सिंपल लिखता हूँ मोशन के अपोजिट होगा। ठीक है, मोशन के अपोजिट होगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी, अपोजिट टू द मोशन। या मैं लिख देता हूं रिलेटिव मोशन, समझाता हूं मैं इसको अच्छे से। अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, समझना बात को, ये लिखना क्यों जरूरी है, समझो अच्छे से बात को। एक बात समझना, इसका फायदा अभी आपको नजर आएगा। अगर मैंने ये पॉइंट लिखा है ना आपको यहाँ पे जो लिख दिया ना ये पॉइंट, इस पॉइंट का अगर मैं समझा दूंगा तो इसका क्या एप्लीकेशन है ये वही समझ सकता है जो फील करता है इस टॉपिक को। कुछ लोग बोलता है ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो ही फ्रिक्शन होगा, मोशन में नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। खरा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं होगा, सही है। लेकिन बहुत सारा केस ऐसा होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा फिर भी फ्रिक्शन होगा। मैं दिखाता हूँ। अभी मान लो आपको सपोज ये केस है, ठीक है, ये केस 1 है, केस 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1, ठीक है, केस 1। और केस 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जितना फोर्स सब दिखा देना है। तो आप क्या करोगे? आपने, मैंने आपको कल सिखाया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो पहले एफबीडी बनाते हैं, किसके लिए? एफबीडी किसके लिए? ब्लॉक के लिए। चलो ब्लॉक लिख लिया, ब्लॉक। अब एफबीडी जब हम लोग बना लेते हैं तो उसके क्या करते हैं हम लोग? उसके ऊपर जितना फोर्स है सब फोर्स दिखा देते हैं। ब्लॉक मास है, इसका एमजी कहाँ होगा? नीचे होगा। एक्शन तो ग्राउंड क्या देगा? रिएक्शन नॉर्मल ऊपर। हो गया काम खत्म। और कोई फोर्स? हाँ, इस बार फ्रिक्शन का ही मसला है, इस बार मोशन हो रहा है, खड़ा हुआ नहीं है। तो ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ब्लॉक का जो मोशन है वो आगे जा रहा है, वेलोसिटी इधर है तो भी राइट, फोर्स इधर तो भी राइट, है ना।
वेलोसिटी इधर है तो भी राइट, अगर फोर्स इधर तो भी राइट। तो अब देखो ब्लॉक का मोशन कहाँ है, ब्लॉक का मोशन राइट है, ब्लॉक का मोशन राइट है। जो इसके नीचे ग्राउंड है वो क्या बोलेगा, भाई तुम मत जाओ, तुमको हम रेजिस्ट करेंगे, तुमको रोकेंगे। तो जैसे ब्लॉक का मोशन आगे होगा तो ग्राउंड इसके ऊपर, इसके पीछे एक नेचुरल रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, नेचुरल रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मैंने क्यों लिखा, मोशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव मतलब किसी के नजरिए से, ग्राउंड देख रहा है, ग्राउंड का नजरिया है उसके रिलेटिव में, ग्राउंड देख रहा है, ग्राउंड का नजरिया उसके रिलेटिव में क्या देख रहा है ग्राउंड, ये ब्लॉक मेरे ऊपर आगे जा रहा है, मुझे इसे रोकना होगा क्योंकि इसका काम रेजिस्ट करना है, मुझे इसको रोकना होगा। तो इसके रिलेटिव में आगे जा रहा है तो पीछे खींचेगा, और इसके रिलेटिव में पीछे जा रहा है तो इधर खींचेगा, है ना, रिलेटिवली। तो ब्लॉक ग्राउंड के रिलेटिव में आगे जा रहा है तो ग्राउंड क्या लगाया मैंने, फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। अब बात उठता है कि ठीक है ये तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दिखा दिया, किसके ऊपर है, मैंने दिखा दिया ब्लॉक के ऊपर। अब अगर मान लीजिए आप, मैं इसी चीज़ को अब ग्राउंड के लिए दिखाऊं, सपोज मैं ग्राउंड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैं यहीं पे दिखाता हूँ ग्राउंड के लिए, मेरे पास स्पेस नहीं है वहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ग्राउंड के लिए। अब मैं किसका ड्रॉ कर रहा हूँ, बीडी। अब मैं बीडी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर ग्राउंड का, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ग्राउंड पे बना दो, आ जाओ। तो ग्राउंड पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, जो फोर्स एक्टर सब दिखा दो, क्या मसला है, आराम से दिखा दो, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं। तो ग्राउंड इसके ऊपर, सॉरी ब्लॉक इसके ऊपर एक्शन अप्लाई करेगा ड्यू टू वेट, जो पिछले क्लास में सीखे mg। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चा आज नया है प्लीज़ आज का लेक्चर करने से पहले वो पिछला लेक्चर समझने की कोशिश करे, और अगर उसको समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, ये मेरा टैलेंट पढ़ाने का और आपके समझने का भी टैलेंट है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर होगा या बेस्ट होगा आप पिछला लेक्चर करने के बाद इसको करिए, ये बेस्ट होगा। mg नीचे हो गया, क्लियर है। हाँ चलिए ठीक है, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स सर, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स, नहीं सर ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा, फ्रिक्शन का कोई सवाल तो उठता नहीं है, ग्राउंड तो मूव यही ना होगा, यही ना बोलेगा कोई बच्चा, क्योंकि यहाँ तो ब्लॉक मूव कर रहा था ना, ब्लॉक मूव कर रहा था ना, तो ब्लॉक आगे जा रहा था तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन पीछे हो गया। लेकिन ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा है तो सर ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ये सोचना कुछ गलत नहीं लग रहा आपको, मैं एग्जांपल दूं इसका, क्लियर कर दूं इस चीज़ को, और ये क्लियर करता हूँ। ये मेरा 2 हाथ है, ये हाथ नीचे, ये हाथ ऊपर, कर रहा हूँ मैं बार बार, ये मूव नहीं कर रहा है, ऊपर वाला मूव कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ को फोर्स फील हो रहा है, गरम गरम हो रहा है, ये भी गरम हो रहा है, ये भी गरम, क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है ना, हीट जनरेट हो रहा है। तो ये हाथ में भी कुछ घर्षण फील हो रहा है और इस हाथ में भी घर्षण फील हो रहा है। घर्षण का फील होना, ये जो फील हो रहा है घर्षण, ये बिना फ्रिक्शन के होगा, बिना फोर्स लगे होगा, फील तो हो रहा है, इसका मतलब ये हाथ मूव तो नहीं कर रहा है, जिस तरह ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है। सपोज ये ग्राउंड, ये ब्लॉक आगे जा रहा है और ये नहीं मूव कर रहा है, लेकिन दोनों को फील हो रहा है घर्षण। तो फ्रिक्शन घर्षण की वजह से, नहीं घर्षेंगे फ्रिक्शन नहीं होगा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फील हो रहा है यहाँ पे, जो मूव नहीं कर उसको फील हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है। अब आप गौर करो, पहले केस में आपने क्या किया, पहले केस में ग्राउंड के अगेंस्ट जा रहा है ब्लॉक, और ग्राउंड देख रहा है कि यार मेरे रिस्पेक्ट में तो आगे जा रहा है, मुझे रुकना पड़ेगा। अब आप ग्राउंड पे निकाल रहे हो ना, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट, अब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में सोचो, आप सपोज खुद दौड़ रहे हो, आप जब दौड़ते हो तो ग्राउंड कहाँ जाता है, पीछे जाता है ना, तो एक्चुअली ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, बट आपके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। ठीक उसी तरह से जब ब्लॉक आगे जा रहा है, हालांकि यहाँ पे ह्यूमन कंसेप्ट अलग है, ह्यूमन में फ्रिक्शन आगे लगता है, मैं वो बताऊंगा आगे, अभी आपका कंसेप्ट नहीं है वो, फिलहाल यहाँ पे समझो आप। जब ब्लॉक आगे जा रहा होता है, जब ये ब्लॉक आगे, ये चाहिए ब्लॉक हो या ब्लॉक हो, जब ये दोनों ब्लॉक आगे जाएगा और इस ब्लॉक को सपोज आप आई लगा दो, उसमें आई लगा दो, ऐसा करें 2 आई लगा दो, तो ब्लॉक क्या देखेगा, अरे सब ग्राउंड पीछे जा रहा है, सब ग्राउंड पीछे जा रहा है, ग्राउंड पीछे जा रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, ग्राउंड का रिलेटिव मोशन कहाँ है, ग्राउंड का रिलेटिव मोशन पीछे है, एक्चुअल नहीं, रिलेटिव मोशन। तो अगर मोशन पीछे है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, फ्रिक्शन कॉमन सेंस का बात है, फ्रिक्शन आगे होगा, इसका मतलब ग्राउंड में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, समझ गए। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं फ्रिक्शन, है ना। तो ये रीजन है ग्राउंड पे फ्रिक्शन एक्ट होने का, क्योंकि नीचे आप, जब आप आगे जा रहे हो तो ग्राउंड बोला हम आपको आगे नहीं जाने पीछे, लेकिन आपका ग्राउंड क्या बोल रहा है, ग्राउंड बोल रहा है हम पीछे रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे को अपोज करता है। फ्रिक्शन काम मैंने बताया अपोज करना, जो चाहेगा वो होने नहीं देगा, समझना। बोलेगा जाएंगे नहीं जाने देंगे, बोले रुकेंगे हम रुकने भी नहीं देंगे। तो जब ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो ब्लॉक, ये ग्राउंड क्या देख रहा है, मैं जा रहा हूं, तो ग्राउंड बोलेगा मैं तुम्हें फ्रिक्शन की वजह से अपोज कर दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। अब ब्लॉक क्या बोलेगा कि तुम चलो मेरे साथ, क्यों, क्योंकि आगे जा रहा है। तो ग्राउंड बोलेगा नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, तो ये बोलेगा नहीं मैं तुम्हें अपोज करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो इसके थ्रू जो फ्रिक्शन आएगा उसको यहाँ रहने नहीं देगा, मतलब इसको आगे लेके जाएगा, ऑलवेज अपोज। तो ग्राउंड क्या चाहता है, यहीं रहना,
लेकिन ये इसका जो इसके थ्रू जो फ्रिक्शन आएगा कॉन्टैक्ट से, वो क्या बोलेगा, मैं तुमको यहाँ रहने, क्योंकि इसका काम अपोज करना है। ये बोलेगा यहीं रहना, हमको यहीं रहना है, तो बोले नहीं तुम्हें लेके चलूंगा, अपोज करेगा ऑलवेज। तो आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज अपोज करता है। मैं आगे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्राउंड क्या, मैंने ग्राउंड को बोला मैं इधर जा रहा हूँ, फिर ग्राउंड क्या बोला, मैं तुम्हें इधर जाने दूंगा, तुम पीछे खींचूंगा। मुझे समझो मैं एक ब्लॉक हूँ, समझो फील करो मैं एक ब्लॉक हूँ, मैं ब्लॉक हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ इस साइड, ग्राउंड क्या बोलेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। अब मैं बोलूंगा कि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड बोलेगा मैं यही रहना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो ब्लॉक बोलेगा तुम ये नहीं चाहते हो, तुम लेके चलेंगे। तो मेरा फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, उसका फ्रिक्शन मेरे को अपोज करेगा, ऑलवेज अपोज करेगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप अगर समझ गए हो, क्लियर हुआ है टॉपिक, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। मेरा डाउट सेक्शन है बहुत सारा, मेरा फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप में मेरा एक डाउट ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ जो आप लोग लगातार डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है, आप सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा ग्रुप डाला हुआ है। मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, मैं उस नंबर पर आप मुझे हाई भेजना, मैं आपको वैसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे बच्चों को डाउट सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल मिला जुला कंसेप्ट यही है, आपको इस बात को समझना होगा कि फ्रिक्शन एक्चुअली कैसा फोर्स है, और ये फोर्स की होने के लिए कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। देखो फ्रिक्शन भी एक तरह क्या है, फ्रिक्शन भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फिजिक्स पढ़ते वक्त याद रखना, आपको कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर होगा, अगर पानी की तरह कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाके मार्क्स क्या होगा, 100 के करीब 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 होगा, है ना। तो ये रहा आपका आज का फ्रिक्शन का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ, अब बारी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारा कॉन्टैक्ट फोर्स कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद बारी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके सामने यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है। ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट में आप जानते हो, आप बचपन से मैग्नेट खेलते चले आ रहे हो, हर एक बच्चा मैग्नेट से खेला होगा, मैंने भी खेला, आप भी खेले होंगे, मालूम होगा। दो मैग्नेट को पास लाओ तो कभी रिपेल करता है, कभी अट्रैक्ट भी कर लेता है। तो रीजन सिंपल सा है, रीजन क्या है कि नॉर्थ नॉर्थ दो लाइक पोल्स में मैग्नेट में रिपल्सन होता है, दो अनलाइक पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन। हालांकि क्लास 9 में मैग्नेटिज्म नाम का एक चैप्टर है जहाँ पे डिस्कस किया गया अच्छे से, मैंने अपने बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चे जो मैंने जिन्होंने लास्ट में रिक्वेस्ट किया था कि सर आप 9 को पढ़ाओ, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सर 10 को पढ़ाओ, और इनकी रिक्वेस्ट में मैं जूनियर बच्चों को क्लासेस दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग जानते हैं मैं जूनियर बच्चों को नहीं, मैं मेनली एडवांस और नीट वाले बच्चों को ही क्लासेस देता हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरा सेशन खुद ही लेने वाला हूँ क्लास 10 का। तो बता दूं, मैंने क्लास 9 में पढ़ाया था, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो जानना चाहता है कि सर 9 में ऐसे क्या क्या टॉपिक था, तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ ये सारा टॉपिक, ठीक है। फिलहाल मैंने बताया था कि दो लाइक पोल, लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ में रिपल्सन, या फिर साउथ एंड साउथ में रिपल्सन होता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और मैंने ये बताया था कि अगर किसी मैग्नेट के पास एक आप आयरन का या कोई आयरन रॉड रख दो, या कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे कि कील रख दो यहाँ पे एक, ठीक है, प्लेट रख दो, तो वो क्या करता है, चिपक जाता है। वो नॉर्थ के साथ भी चिपकता है, साउथ के साथ भी चिपकता है। ऐसा क्यों है कि नॉर्थ में रिपल्सन, साउथ में रिपल्सन, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन, लेकिन प्लेट हमेशा चिपक जाता है, क्यों नहीं रिपल्सन होता है प्लेट के साथ। तो ये रीजन आगे हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका एक चैप्टर आगे मैग्नेटिज्म भी है। लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि ये जो फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको टच करने का जरूरत नहीं है। तो सर ये तो टच हो गया है, आप मत टच करो। आप एक मैग्नेट के आसपास में एक कांटी दूर में रखो, देखना वो अट्रैक्ट होकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो आयरन से आ रहा है, अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेट से आ रहा है, और बिना किसी कांटेक्ट के आ रहा है। ये अट्रैक्शन कैसे आ रहा है तो डिस्प्लेन किया जाएगा, लेकिन जब भी दो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, टच नहीं करता, दूर से अट्रैक्ट कर लेता है, बिना छुए अट्रैक्ट कर लेता है, बाद में टच हो जाता है, अलग बात है। तो ये बिना टच के आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, क्लास के बाद ही मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ, क्लास के वक्त कोई फ़ोन रिसीव नहीं होता है। हो गया, तो ये रहा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बारी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिटेल में देखने का। देखो बच्चा लोग, यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं मैं आपके साथ में, साथ ही साथ आपका नोट भी रेडी हो रहा है। जो बच्चा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा है उसके पास तो है ही, आप उसको लिख लो, कॉपी में अरेंज कर लो, ये ऑप्शन है। या फिर लिंक में जा करके वहाँ पे जो PDF है आपको उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जब मैं स्टूडेंट था तो एक स्टूडेंट के पास अपना नोट्स होना चाहिए, क्योंकि जब आप पिक क्लिक करके रखोगे या फिर PDF डाउनलोड करके रखोगे, कितना आज है नोट्स, मोबाइल खो जाएगा, नया मोबाइल आ जाएगा, हेरा जाएगा, आपका सब सारा मेहनत दूर। तो आज भी दुनिया बहुत डेवलप हो गया है, लोग फोकस कर रहे हैं स्मार्ट क्लासेस पे, स्मार्ट वे पे, प्रोजेक्टर, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो चीज़ नेचुरल होता है, नेचुरल ना, उसका बात ही कुछ और होता है। असली मजा जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में है ना, वो इसमें नहीं है। ये मेरा फीलिंग है, मजबूरी है, सिचुएशन के हिसाब से मुझे भी काम करना पड़ता है। और जो मज़ा नोट से पढ़ने में है वो मोबाइल से पढ़ने में बिल्कुल नहीं है। और एफिशिएंसी भी है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है कॉपी से पढ़ना, वो टाइम किल नहीं करता है।
ये सब चीज़ जो क्या है टाइम ग्लैब, सपोज कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन ही बहुत है ना, तो कोशिश करो आप इसको लिख लो, लिख कर हर वक्त मोबाइल के साथ ही पढ़ना ये अच्छा बात नहीं है, आपका आई भी डैमेज होगा ना, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप या फिर ये सब जो स्क्रीन इसका बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट है। क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ाई करके जब आपका फ्यूचर ही बर्बाद हो जाए, आपका हेल्थ ही डाउन हो जाए फ्यूचर, क्योंकि हेल्थ डाउन से फ्यूचर बर्बाद होगा बिल्कुल। जहाँ पे आपको 60-70 साल जीना था आप 50 साल में टपक सकते हो, आपका आँख खराब हो जाएगा, फिजिकली आप फिट फील नहीं करोगे, ब्रेन तो डैमेज हो ही रहा है आपका, आँख के साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है मैं इसको डिस्कस कर दूँ ना, तो एक बच्चा कल से मोबाइल छूना बंद कर देगा, जैसे कि मैं कम छूता हूँ मोबाइल को, बस मोबाइल का ही काम है, फ़ोन रिसीव करना बस, और कुछ दूसरा तीसरा नहीं। तो इस बात को समझो, कोशिश करना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी लिखा रहा हूँ, उस चीज़ को नोट कर लो अच्छे से, नोट करने के बाद अच्छे से कॉपी में रिवाइज करके पढ़ो, ठीक है, रिविजन करो। आ जाओ। The non-contact force, the forces which act on bodies without being in contact with other is called non-contact force। वो फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट होता है वो भी बिना छुए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जांपल इसके अंदर क्या क्या आ गया, एग्जांपल इसके अंदर आ गया पहला नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी देखो मैंने बताया था, कल भी बताया था, इस पेन को छोड़ते तो ग्रेविटी इसको पुल करके बुला लेता अपनी तरफ बिना छुए, तो ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज, सपोज कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल में एक और पॉजिटिव चार्ज है, मैंने दोनों लाइक चार्ज ले लिया, तो आपको मालूम होगा जिस तरह दो नॉर्थ में रिपल्सन होता है, ठीक उसी तरह से दो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, ये पॉजिटिव उसको रिपल कर रहा है और ये पॉजिटिव इसको रिपल कर रहा है। तो ये रिपल्सन फोर्स जो इनके बीच है, क्या कोई छूकर है, कोई टच के थ्रू है, बिल्कुल भी नहीं। देयरफॉर ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो दो चार्ज के बीच होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो बिना टच के होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो गया, दो चार्ज के बीच में, ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो गया, दो मास के बीच में। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हो, मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो गया, बिटवीन टू मास, बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों हो गया, दो चार्ज के बीच में होने वाला फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिटवीन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बिटवीन को, बिटवीन टू चार्जेस। अब वो चार्ज में भी प्लस प्लस माइनस माइनस मैटर नहीं, दो चार्ज के बीच में, और बिना छुए फोर्स एक्ट होता है, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। मास में क्या होता है मास में क्या होता है, ओनली अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन फोर्स ओनली अट्रैक्ट करता है, ओनली अट्रैक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ओह मतलब यहां दोनों पॉसिबिलिटी है, बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्लियर है। और बात आता है मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है दो मैग्नेट के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल, बेस्ड होगा मैग्नेटिक पोल मतलब मैग्नेटिक चार्ज, नॉर्थ मैग्नेटिक चार्ज, साउथ मैग्नेटिक चार्ज, उनके बीच अट्रैक्शन रिपल्सन, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेट के चार्ज को लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स, एक्चुअली इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, लेकिन उतना आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्थ वन साउथ वन, तो नॉर्थ एक मैग्नेटिक चार्ज है, साउथ एक मैग्नेटिक चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन हो रहा है बिना छुए। तो मैग्नेटिक चार्ज को लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स या फिर पोल स्ट्रेंथ, बेस्ड होता है पोल स्ट्रेंथ, लेकिन आपका सिलेबस में पोल स्ट्रेंथ नहीं लिखा, मैग्नेटिक पोल ही आप याद करो, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। इसमें भी क्या होगा, मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्सन, दोनों नॉर्थ रिपल्सन, दोनों साउथ रिपल्सन, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन। तो बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्लियर है। तो बच्चा पार्टी समझ में आ गया। अब अगर आप सोच रहे हो कि किसके पीछे अट्रैक्शन किसके पीछे रिपल्सन, तो भी मैं लिखवा ही देता हूं, पॉजिटिव क्या हुआ भाई साहब, अच्छा मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इस जगह मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसमें होगा लाइक चार्ज में रिपल्सन, शॉर्टकट में मैंने आर, यहाँ पे अनलाइक चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन में ए। इसी तरह से क्या होगा मैग्नेटिक पोल्स में, दो लाइक पोल, लाइक नॉर्थ साउथ, और एक हो जाएगा साउथ नॉर्थ। तो समझो अच्छे से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव दूसरे को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है।
ठीक है। इसी तरह नॉर्थ साउथ का अगर बात करेंगे यहाँ पे, ये नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, साउथ नॉर्थ, ऐसे। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। साउथ साउथ के क्या होगा, लाइक चार्ज, रिपल्सन। साउथ नॉर्थ में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो गया, बोलो बच्चा लोग, बोलो फटाफट बोलो। इसमें हो गया रिपल्सन आर, इसमें क्या हो गया, अट्रैक्शन ए, है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना करके अच्छे से नोट कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, समझ के फिर आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोगों का टॉपिक हो चुका हो तो मैं आगे बढ़ूँ, फिलहाल तो स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग क्लास कर रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। और अगर वीडियो मज़ा आ रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तारीफ करना मत भूलना, और साथ ही साथ इसको शेयर भी ज़रूर करना। हालांकि आज के टाइम में शेयर मांगना ज़रूरी नहीं है, मुझे मालूम बच्चे जो खुद ही अच्छे होते हैं वो प्यार टीचर को इतना खुद ही प्यार करते हैं, खुद ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो प्यार दे रहे हैं मुझे मालूम है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ, बाई चांस आपके जहन से निकल जाए, भूल जाओ आप, तो आपको क्या होगा, वैसे केस में आपको याद हो जाएगा कि वीडियो को लाइक भी करना है, सर को सपोर्ट भी करना है और शेयर भी करना है ना। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बच्चा लोग। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। डिटेल में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगर बारे में बात की जाए तो बहुत सारा फोर्स एग्जाम्पल है इसका। मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ आपको पहले यहाँ से। आपने तो भाई कई बार सुना होगा, न्यूटन बेचारे बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे थे, अचानक पढ़ते पढ़ते ऊपर से क्या हुआ, एक सेब टूट के गिरा, एक एप्पल गिरा, और उनका दिमाग में ख्याल आया ये कैसे हुआ। तो उन्होंने क्या बताया कि अर्थ एक मास है और एप्पल जो है, सेब जो है, वो भी एक मास है, और दो मास में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि मैंने ही बताया ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में होता है, और इसी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये जो एप्पल है वो नीचे गिरता है। हालांकि आप देख रहे हो ये पेड़ उसको ऐसे करके गिरा रहा है, और ये एप्पल कितना खुशी से गिरा, लड़ा कि नीचे गिर के उसको बहुत बड़ा कुछ फायदा होने वाला है। तो इतना खुशी पेड़ से गिरने के बाद नहीं होता है, लेकिन इस एनिमेशन में जो खुशी है वो अलग ही टाइप का खुशी है। मालूम नहीं ये खुश क्यों है, इसको नीचे गिरने के बाद मजा क्यों आ रहा है। तो ये तो एक रहस्यमय बात है, ये रहस्य उसके साथ ही रहेगा, मुझे मालूम ही नहीं चलने वाला है, लेकिन फिलहाल बहुत फनी है, मज़ेदार है। तो ये जो ये फ्री फॉल हो रहा है क्यों हो रहा है भाई, ये हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं आया हूं आपके फिजिक्स को आसान बनाने, तो आसान दिख ही रहा है। आइए, इन यूनिवर्स ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स द अदर पार्टिकल। इस यूनिवर्स में ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल क्या कहता है, ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स द अदर पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास। मैंने बताया ना क्यों, अपने मास की वजह से। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उन दो मास के बीच में जो फोर्स है बिटवीन देम, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डेफिनेशन भी आपके सामने हो गया, रेडी हो गया। एग्जाम्पल क्या आ गया, लाइक अ कॉइन फॉल डाउन, लाइक एप्पल फॉल डाउन व्हेन इट रिलीज एट अ हाइट। चाहे वो कुछ भी फॉल करो, आप कॉइन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एप्पल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो अच्छा लगे। तो ये हो गया। तो ग्रेविटेशन फोर्स में मैंने पहले आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा दिया। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स में एक और देख लेते थोड़ा सा। आपको मालूम है हमारा प्यारा अर्थ लगातार सन के राउंड घूमते रहता है, घूमते रहता है, कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, बेचारा घूमते रहता है। इसी तरह है कि स्टूडेंट को कभी थकना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए, और लगे रहना चाहिए अपने काम में। जिस तरह से इस कायनात में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़, चांद, सूरज, सितारा, हवा, पानी, हर कुछ अपना काम कर रही है, कभी ये लोग थकती है। ये दिल हमारा देखो सुबह से शाम थकता है, इतने सालों से धड़क रहा है, कभी बोलता है मैं थक गया हूँ, मुझे थकना नहीं है। जब इसका टाइम ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कभी हार नहीं मानता है ना। तो हम लोग भी इस नेचर का हिस्सा है, हम लोग को कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो हार जाता है ना, एक्चुअली हम लोग जीतते पता है क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग हार जाते हैं, है ना। तो हार नहीं मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, मैंने पॉज कर दिया इसको, ठीक है, ये टिप आ गया तो पॉज हो गया। आइए, तो हो क्या रहा है कि जब इस ऑर्बिट में ये जब अर्थ घूम रहा है, तो इस अर्थ, सपोज मान लीजिए मैं अर्थ को यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि अर्थ तो मूविंग है ना, मैं इस अर्थ को मूविंग अगर इसको मैं पॉज कर सकता हूँ क्या, मैंने कभी कैसे पॉज किया था इसको, मुझे याद खुद भी नहीं मालूम है कैसे पॉज हो गया था। चलो ठीक है, मैं फ्रेज करता था, देख लिया, हाँ हो गया, मेरे को करने आ गया मेरे को। चलो बहुत अच्छा, मैं सीख गया। मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ उसके बाद, हाँ चलो मैं फ्रीज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रुक गया, मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया। अब क्या हो रहा है कि फ्रीज करने के बाद मैं इस पर लिख नहीं सकता हूँ, ये मुझे मालूम नहीं था, ठीक है। तो जब सपोज यहाँ पे मैं इसको रोक दिया, और रोकने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख रहे हो, सपोज मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे अर्थ रुक गया, सपोज ये अर्थ है। तो अर्थ को क्या कर रहा है, सन जो है, सन इज अ टाइप ऑफ मास, अर्थ इज टाइप मास, इन दोनों मास में अट्रैक्शन है। तो सन क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सन एक मास है और अर्थ भी जो है सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी जो सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन इस सन के मास पे है, और ये अट्रैक्शन इस अर्थ के मास पे है। चूंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन है,
इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो समझ में आया कि अर्थ क्यों घूम रहा है सन के अराउंड? विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच होता है ये फोर्स? बिटवीन टू मास, लाइक यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में है ना। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप हम लोग देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। अब आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो, सब जगह आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। अच्छा, अब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है? तो चलो अभी क्या एक्चुअली यहाँ पे टॉपिक जो चल रहा है यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन चूंकि ये चैप्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अलग से चैप्टर है, और अभी हम लोग क्या करें, चैप्टर को एक पॉइंट बना के पढ़ रहे हैं, समझ में ना। तो अगर आप चैप्टर को अगर पॉइंट बनाकर पढ़ोगे तो कितना छोटा हो जाएगा ना, तो उसमें आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। तो ये मेरी मजबूरी है, मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। जब आप मेरे साथ आओगे क्लास 12 में तो मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक नहीं है ना, चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक कंघी, आप जो आपके घर में देखना कंघी वगैरह, कंघी कंगा जो भी आपके घर में किसी का मोटा मोटा कंगा होता है, तो कंघी या कंगा जो भी है, एक छोटा कागज का टुकड़ा रखो और उसको चिपका दो, चिपकता नहीं है। आप बाल वाल झाड़ लो, ऐसे थोड़ा रब ऑफ कर दो, उसको बाल झाड़ के ऐसे करो, देखना कागज का टुकड़ा चिपकने लगता है। तो अभी आप बोलोगे सर ये जो अट्रैक्शन हुआ, आप तो बोले यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, अट्रैक्शन तो हो रहा है। तो ये तो ये जो है ये भी मास है, और नो मैंने कौन सा कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो ये भी मास है, जो कागज का टुकड़ा ये भी मास है। तो ये तो जो अट्रैक्शन हुआ, ये जो अट्रैक्शन हुआ वो तो दो मास के बीच हुआ ना, वो तो दो मास के बीच हुआ ना। तो अगर सर ये अट्रैक्शन दो मास के बीच हुआ, तो फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटा अगर ये फोर्स, बेटा जी एंड बेटी जी, अगर ये फोर्स मास के बीच था तो पहले क्यों नहीं हुआ? बोलो पहले क्यों नहीं हुआ? आप बिना बाल झाड़े, रब किए बगैर आप कागज को टुकड़ा, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट होना चाहिए था तो हो जाना चाहिए था। तो आपका सवाल ये भी होगा सर आपने तो अभी बताया कि मास भी अट्रैक्शन होता है, तो पहले क्यों अट्रैक्ट नहीं किया? बेटा क्योंकि दो मास के बीच जो फोर्स होता है ना, वो बहुत वीक फोर्स होता है, और इनके बीच बड़ा अट्रैक्शन आने के लिए बहुत बड़ा बड़ा मास, जैसे अर्थ बहुत बड़ा है ना, सन बहुत बड़ा, तब कंघी छोटा, कागज छोटा, तो इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन वो बहुत वीक है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसको अट्रैक्ट कर सके। तो जब आप नॉर्मल कंघी को बाल में लगाए बगैर, इसको घर रब किए बगैर कागज के पास ले गए, तो कंघी एक मास है, कागज भी एक मास है, लेकिन कंघी वो मास, उस केस में कागज उस मास को अट्रैक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये मास बहुत छोटा है, और इनके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्स जीरो, तुम जीरो मान सकते हो, बहुत छोटा। फिर क्या हो, इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि सर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। जब आप रब किए तो रब करने से क्या होता है, आपका कंघी चार्ज हो जाता है। अभी चार्ज कैसे हो सकता है? तो ये प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन के हेल्प से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। आप कैसे करते हैं ऐसा? तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, आगे सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, ये मैं वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको बच्चा यहाँ पे याद रखना है इतना कि जब आप बाल को इससे कंघी के साथ रब करते हो तो आपका जो कंघी या कंघा जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज बॉडी को क्या करने लगता है, इस बॉडी को अट्रैक्ट करने लगता है। अब बोलो सर ये मास, तो ये तो कागज का टुकड़ा मास है या कंघी, सपोज मान लीजिए कंघी एक चार्ज बन गया, कंघी एक चार्ज बन गया, तो फिर ये मास को अट्रैक्ट कैसे करता है? तो इसका इफेक्ट है इंड्यूस इफेक्ट, जो आगे सब कुछ आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, कंघी और कागज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो मास की वजह से नहीं, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होता है। इनको रब करने से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इसके अंदर पैदा होता है, कंघी चार्ज हो जाता है, ये इंड्यूस हो जाता है, और इंडक्शन से क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। हालांकि मैंने ये बात अधूरा बताया आपको, क्योंकि इंडक्शन एक अलग से प्रोसेस है। किसी को पढ़ने का दिया हो, किसी बच्चे को यहाँ पर इंटरेस्ट होगा पढ़ने का अगर, तो एक काम कर सकता है, वो मेरे क्लास 12 का लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो उसको जा करके देख सकता है, वहाँ मैंने बताया कि कैसे ऐसा होता है। और फिर इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन है, फ्रिक्शन। फिलहाल जो बच्चे इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो आराम से इतना याद रखें कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये क्लियर है? आ जाओ, तो मैंने क्या लिखा, टू लाइक चार्जेस रिपेल वाइल द टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने बता दिया आपको कि दो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। मैं एग्जांपल आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये सिलेबस में नहीं है आपका, ठीक है, आपके सिलेबस में यही है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू लाइक चार्जेस रिपल वाइल द टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देख लो यहाँ पे जैसे ये हो रहा है, ये आप अपने सिलेबस पे आ जाओ, आप रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये कौन सा फोर्स है? द फोर्स बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एग्जाम्पल में तो ये कंक्यू आ गया, व्हेन अ कम इज रब्ड
ऑन ड्राई हेयर इट गेट्स चार्ज। मैंने बताया आपको जब भी हम कंघी को ड्राई हेयर पे करते हैं वो चार्ज होता है। इफ दिस कम इज ब्राउट नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस ऑन द बिट्स ऑफ पेपर एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। जब ये कंघी चार्ज इसके पास आता है तो इस कागज पे अपोजिट चार्ज पैदा कर देता है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव समझाने के लिए से बोल रहे हैं, पॉजिटिव तो नेगेटिव पैदा कर देगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव पैदा अपोजिट पैदा कर देगा। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव पैदा कर देगा, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव पैदा कर देगा, तो अपोजिट चार्ज पैदा कर देगा और इसकी वजह से आपस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो ये कैसा इफेक्ट है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। कैसा है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फोर्स का इफेक्ट है। होप है आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर है। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन है आपके पास जिंदाबाद है, आप वहाँ कमेंट करके पूछिए, मैं हर एक बच्चे के सवाल का जवाब जरूर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आइए अब आगे बारी है मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स ठीक उसी तरह से जैसे दो चार्ज के बीच में बताया, दो मैग्नेट के बीच में, दो नॉर्थ दो साउथ के बीच में अट्रैक्शन होता है। और पहले आप पढ़ लो फिर मैं यहाँ समझा देता हूँ, इजी होगा। टू लाइक पोल्स रिपल वाइल टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने बताया आपको टू लाइक पोल्स लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ, टू लाइक पोल लाइक साउथ एंड साउथ, और टू अनलाइक लाइक साउथ एंड नॉर्थ। ये लोग आपस में क्या करते हैं, ये लोग आपस में दूसरे को लाइक होने की वजह से रिपेल करते हैं, लाइक होने की वजह से रिपेल करते हैं, और अनलाइक होने से अट्रैक्ट करते हैं। और ये अट्रैक्शन फोर्स जो दो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में है, इस फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक, ठीक है, इस कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा। यहाँ पे ये जो डिफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। टू लाइक पोल्स रिपेल वाइल टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, टू लाइक पोल्स रिपेल, टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है। एग्जाम्पल, व्हेन अ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्राउट नियर स्मॉल आयरन नेल। जब मैं एक मैग्नेटिक पोल लाइक नॉर्थ साउथ को आयरन नेल के पास लाता हूं तो क्या दिखता है मुझे, विदाउट टच इट, बिना छुए, an opposite polarity is induced on the nail and it moves toward the magnet। मैंने बताया आपको, आगे बताऊंगा। जिस तरह से कंघी वाले केस में क्या हुआ कि कंघी में जो चार्ज यहाँ पे अपोजिट पैदा करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर यहाँ साउथ है तो मैग्नेट के ये जो नेल है, नेल के मुंह पे यहाँ क्या पैदा हो जाएगा, नॉर्थ पैदा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा, साउथ पैदा होगा। अपोजिट पोल पैदा कर देता है, और ये पैदा करना ही क्या कहलाता है, इंड्यूस हो जाना, उसकी संगति में रह के वैसा बन जाना। मतलब कि बच्चा आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे कि अरे यार ये तो पहले मैग्नेट नहीं था, ये तो नेल था, लेकिन ये बाद में इसके अंदर एक मैग्नेटिक चार्ज आ गया, बाद में मैग्नेट बन गया और उसके साथ अट्रैक्ट हो गया। एग्जांपल के तौर पे बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल जब से ये अरुण के साथ रह रहा है ना, ये बिगड़ता चला जा रहा है। मतलब अरुण एक लड़का है जो बहुत बिगड़ा हुआ है, बैड कैरेक्टर का है। आपका बच्चा था वो गुड कैरेक्टर का था, लेकिन जब से ये गुड कैरेक्टर का बच्चा इस बैड कैरेक्टर के बच्चे के साथ रहने लगा है, उसका संगति में रहने लगा है, इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है और ये उसके जैसा बन रहा है, ये भी बैड कैरेक्टर बन रहा है। इस तरह कैरेक्टर का कन्वर्ट होना, किसी के संगति में रह के उसके जैसा हो जाना, इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं आप समझ सकते हो। मैंने आपको बोलचाल के भाषा में इजी वे में समझाने की कोशिश किया, क्योंकि फिजिक्स को इजी बनाना है तो फिर इसको एक अच्छे एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में। तो पहले ये मैग्नेट था, ये मैग्नेट नहीं था, ये मैग्नेट था, ये मैग्नेट नहीं था, लेकिन जब ये इसके साथ रहने लगा तो ये मैग्नेट बन गया, है ना। साउथ इसके पास कैसा मैग्नेट, कैसा पोल पैदा किया, नॉर्थ, और नॉर्थ कैसा पैदा किया, साउथ। अब दोनों मैग्नेट में क्या हो चुकी, दोनों ये मैग्नेट बन चुका है, नॉर्मल इंड्यूस मैग्नेट, और अपोजिट पोलैरिटी है। मैंने बताया अपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना, अट्रैक्शन, और ये जाकर साथ चिपक जाता है, ठीक है। और भी डिटेल में हम लोग इस बारे में बात करेंगे, क्लास 10 में सिलेबस में है हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे, तो ये तो हम लोग का चैप्टर भी है ना, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो फिलहाल मैग्नेटिक फोर्स आपके इस टॉपिक में इतना ही है, यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अब आप देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे बुक्स में स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये सब हटा दिया है और ये वगैरह वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखना आप अगर ये सब पढ़ के नहीं जाते हो तो आगे बहुत फंसने वाले, बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हो, क्योंकि ये आपका बेसिक है। इसको करने के बाद ही स्टार्ट होता है लेक्चर्स, है ना। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और मे बी, क्या लिखा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मे बी अट्रैक्टिव नेचर ओनली। ऐसा हो सकता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, और बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों तरह का हो सकता है। काम खत्म, ये तो मैंने पढ़ा दिया, उसी चीज को लिख देना है, कितना बड़ा बात है, इसी में मैंने सब समझा दिया, आपको याद हो गया होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। और दो
दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन कितना होगा, रिपल्सन कितना होगा, दो मास के बीच अट्रैक्शन कितना होगा, दो नॉर्थ में साउथ में अट्रैक्शन रिपल्सन कितना होगा, ये डिपेंड करता है इनके बीच दूरी पे। दूरी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूरी अगर बढ़ेगा तो फोर्स वीक हो जाएगा, दूरी कम होगा तो फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। क्लियर है? क्लियर है? तो ये रहा आज का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ, यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तक कंप्लीट हुआ। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोगों का बारी है जो इफेक्ट ऑफ अ फोर्स दिखाने का, और यहाँ से यूनिट ऑफ फोर्स होगा, रिलेशन होगा, जो क्लास 10 की बुक में आप लोगों के बुक में दिया और ट्रांसलेशन मोशन से स्टार्ट किया बहुत सारे बुक्स में, क्योंकि फोर्स आप नहीं पढ़ोगे तो फिर ये सब टॉपिक भी समझ में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है? तो इसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो बच्चे लोग आज का सेशन यहाँ पे हम लोग का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया। होप है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब उन बच्चों के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ जो बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं किया अभी तक। मैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ क्लास 10 के इम्पल्स आईडी के प्लेटफॉर्म से, और बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। फिर भी जो बच्चे नए हैं वो अभी भी जुड़ सकते हैं, अभी जस्ट सिलेबस स्टार्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। और जो बच्चा लेट ज्वाइन करेगा उसके पास हम लोग के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, कोर्स हम लोग कंप्लीट कराते हैं, फीडबैक ऑप्शन है, बहुत सारा बैकअप का ऑप्शन है हमारे पास, तो बैकअप हम लोग देते हैं। और अगर लगता है कि बच्चा थोड़ा बहुत लेट किया, ज़्यादा चैप्टर नहीं छूटा है, तो हम लोग फिर से पढ़ा भी देते हैं। तो जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और नोट्स मटेरियल जो भी टॉपिक रिलेटेड बात है या डाउट्स रिलेटेड बात है, उसके लिए भी आप हमारे साथ उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जुड़ सकते हैं। और बैच का स्टार्ट होने के बाद आप कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम डिले न करें। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, बहुत अच्छे से समझा रहे। कोर्स से अगर रिलेटेड बहुत जानकारी आपको डिटेल में अच्छे से समझना है आपको, तो जिस तरह से बाकी बच्चों ने कॉल करके पूछ लिया और ज्वाइन कर लिया है, उसी तरह से आप भी कॉल करके पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और मैं इस पर अब क्योंकि बहुत सारे इस तरह का डिमांड आ रहा है कि सर डिटेल बताएं, एक वीडियो लेक्चर बना दीजिए जिसमें आप अपने कोर्स के बारे में अच्छे से बताए होंगे। तो मैं एक वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूँ इस बात पे कि हमारा कोर्स कैसे कैसे है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ऑफलाइन कैसे ऑनलाइन। ठीक है, हाँ मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर भी अभी लेक्चर के बाद मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि हमारे इस इम्पल्स आईडी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा ऑनलाइन करना चाहता है वो स्मार्ट ऑनलाइन क्लास कर सकता है, जो बच्चा ऑफलाइन करना चाहता है वो स्मार्ट क्लासेस ऑफलाइन भी कर सकता है। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोगों का जो फ़ी है वो फ़ी चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब एडमिशन चार्ज कुछ भी नहीं है। फ़ी जो है बहुत सिंपल वे में है, लेकिन ये सभी फ़ी का बात तभी उठेगा जब क्लास अच्छा लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मंथ का फ्री डेमो सेशन, ट्रायल सेशन दे रहे हैं। उस ट्रायल सेशन में अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आपको ज्वाइन करना है, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। और कोर्स के फी रिलेटेड जो भी बात होगा, ऑनलाइन का फी स्ट्रक्चर अलग है, ऑफलाइन का फी स्ट्रक्चर अलग है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। इसके लिए अलग लेक्चर है, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, या आप इंक्वायरी करके कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक बच्चा को एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टीचर दिया जाता है। मतलब कि फिजिक्स का अलग टीचर है, केमिस्ट्री का अलग टीचर है, मैथ के अलग टीचर है, बायोलॉजी के अलग टीचर है। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, हमारे बच्चों का मार्क्स बता रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। तो आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। चलो।